हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 22 मार्च। तो हम बात करेंगे 22 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हमारे डे का थॉट क्या है वो देखते हैं। तो आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बात कही है कि जो कुछ भी हम आज करेंगे उसका असर हमारे भविष्य पर, हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा और वैसा ही हमारा फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो इसीलिए आज जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ कर करिए, सकारात्मक रूप से करिए और ये सोच कर करिए कि उसका भविष्य पर आपके ऊपर क्या असर होगा। तो इन्हीं सुविचार के साथ में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहली हम बात करेंगे वर्ल्ड वाटर डे के बारे में, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार भी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, ये जो विश्व जल दिवस है, ये इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन में तेजी रखा गया है। और साथ में ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा ये भी डिसाइड किया गया है कि एक अभियान चलाया जाएगा वर्ल्ड वाटर डे को मनाने के लिए। वो अभियान क्या होगा 2023 के लिए? बी द चेंज, इसके साथ में मनाया जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र 2022 इस सम्मेलन के लिए 22 से 24 मार्च के बीच में न्यूयॉर्क में इसका आयोजन करेगा। मतलब इस अवसर पर सम्मेलन किए जाएंगे, कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। तो इसी अवसर पर यह डिसाइड किया गया कि विश्व स्तर पर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। प्रस्ताव रखा गया और 92 में और 93 में पहली बार वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है। और 2010 में यूनाइटेड नेशन ने यह भी डिसीजन लिया था कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता का जो अधिकार है वो एक मानव अधिकार है, इसके रूप में मान्यता दे दी गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2010 में। विश्व जल दिवस के अलग अलग वर्षों में क्या थीम रही है वो एक लिस्ट दी गई है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं थीम के बारे में। 2022 की थीम देख लेते हैं क्या है। तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये थीम थी। और इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो एक्सेलरेटिंग चेंज। देखिए, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 21 मार्च को मनाया गया है। 2023 की जो थीम है वो क्या है? तो विथ अस नॉट फॉर अस थीम पर मनाया जाएगा। पहली बार विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2006 में मनाया गया था, जिसके उपरांत जो ब्राजीलियन फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाउन सिंड्रोम है उसने और उसके सदस्यों के साथ मिलकर एक अभियान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सिफारिश करी थी कि हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 21 मार्च 2012 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं विश्व कविता दिवस के बारे में, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है? ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोस। ये जो लाइन है, ये जो थीम है, ये किसकी? एक पोएट है जिनका नाम है चार्ल्स बाउडेलियर। उनका एक प्रसिद्ध कोट है, उसी से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसका जो मोटिव है वो क्या है? स्पेशली जो इसका मोटिव है वो डिसाइड किया गया है कि एक तरीके से लोगों की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है उसको बढ़ाया जाए, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं उनको समर्थन दिया जाए और जो भाषाएं खत्म हो रही हैं उनको धीरे धीरे वापस लेकर आया जाए। सबसे पहले विश्व कविता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो पेरिस में हुई थी। यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था 1999 में। और उस 30वें आम सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस के बारे में, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। और स्पेशली ये नए दिन की शुरुआत करता है। मौसम चेंज होने के बाद में एक नया दिन स्टार्ट होता है, तो उस बसंत अक्षांश को चिन्हित करता है और प्रकृति के नए आयाम की तरफ इशारा करता है ये जो दिवस है। तो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे नौरूज भी कहते हैं, नौरुज भी कहते हैं या नौरोज भी कहते हैं। आपको बता दें कि नए दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और
इसका जो इतिहास अगर आप देखेंगे तो कम से कम 3000 साल पुराना इतिहास हमें देखने को मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस की स्थापना के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2010 में इसकी स्थापना करी गई थी और बहुत सारे देशों ने इसके लिए प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, उन अनुरोध रखा था और उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और जिसके माध्यम से पहली बार जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस है वो कब मनाया गया था, तो 2010 में मनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जातिवाद और नस्लीय भेदभाव को खत्म करना और लोगों को एकजुट करना। इसके पीछे के अगर इतिहास को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है शार्पविले, वहां पर रंग भेद कानून पारित हुआ था 1960 में। तो उस रंग भेद कानून के ऊपर लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे 1960 में। तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन के बाद भी पुलिस ने गोलियां चलाई और उससे 69 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1979 में महासभा के, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव का मुकाबला करने की के लिए कार्यवाहियों के लिए गतिविधियों के लिए एक कार्यक्रम बनाया और जिसका नाम रखा गया नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और फैसला लिया गया कि ये जो दिवस है वो हर साल 21 मार्च को मनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय अमेरिकी हैं, कौन है उनका नाम जान लेते हैं। तो वो है मिंडी कैलिंग, और उनको वेरा मिंडी चोकलिगम भी कहा जाता है। वो कौन है, तो वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, अभिनेत्री हैं, कॉमेडियन हैं, लेखिका हैं। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय मानविकी एवं कला मेडल के कुछ लोगों को दिया जा रहा है, उसमें ये शामिल है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय कला पदक संस्कृति जो है वो स्पेशली मंत्रालय के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा दिए जाने वाला कला के क्षेत्र में, मानविकी के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसको दिया जा रहा है किसको, मिंडी कैलिंग को। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्विपक्षीय जो संबंध है, राजनयिक संबंध है, उनको मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। यानी रतन टाटा को नियुक्त किया गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करने के लिए। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने उनकी नियुक्ति की घोषणा कर दी है। और साथ में ये भी बता दूं कि रतन टाटा का जो बिहेवियर है उसकी वजह से सबसे ज्यादा पोलाइट एक इंडस्ट्रियल के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, स्पेशली अगर उनके कामों के बारे में बात करें तो वो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जल, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, सामाजिक न्याय जैसे कई सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और इनकी कुल संपत्ति एक बिलियन डॉलर है। 2022 में ऐसा अनुमान लगाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में, जिसने 20 मार्च को श्रीलंका के 2.9 बिलियन डॉलर के बेल आउट के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि श्रीलंका में महंगाई की जो दर है वो बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है और खराब हो चुकी है। तो इन्हीं चीजों से श्रीलंका को निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 20 मार्च को श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन जो डॉलर है उसके बेल आउट का अनुरोध को मंजूरी दे दी गई है। और ये जो पूरा बेल आउट है, ये जो पूरा 2.9 बिलियन डॉलर है, उसको 4 साल में उपलब्ध कराएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। इसका उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। तो हमें सबको पता है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति क्या है। तो इसका जो मेन फोकस है, तो सरकारी राजस्व को बढ़ाना है, सामाजिक खर्च में वृद्धि करना है, केंद्रीय बैंक की जो स्वायत्तता है उसको वापस लेकर आना है, जो राजकोषीय घाटा हो गया है उसको इम्प्रूव करना है, ईंधन और बिजली के लिए जो मूल्य है उसका नए मूल्यों का निर्धारण करना है, और जो विदेशी भंडार है उसका फिर से उसको पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि विदेशी भंडार लगभग वहां पर क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। जिससे कि विदेशी भंडार आएगा तो लोग श्रीलंका को क्या देंगे, कर्ज दे सकते हैं, है ना। विश्व बैंक भी कर्ज दे सकता है और बाकी जो ADB है वो भी कर्ज दे सकता है, वित्त मुहैया करा सकते हैं श्रीलंका को। तो और साथ में ये भी उद्देश्य बताया गया है कि 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.3% के प्राथमिक अधिशेष तक पहुंचाना भी इसका मेन मोटिव है।
अगर मैं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करूं तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि 1930 में पूरे दुनिया में महामंदी का दौर आया था। तो इस महामंदी के दौर से निकलने के लिए ही 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय यूएस के वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। इसके प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया है जो बुल्गारिया से संबंध रखती हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें 190 देश शामिल है और साथ में ही भारत इसमें 1945 में शामिल हुआ था। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी पूंजी को कैसे जुटाता है। तो अपने जो IMF अपने संसाधनों को जुटाने के लिए जो सदस्य देश हैं उसमें कुछ न कुछ पैसे देते हैं। उनका एक पूंजी सदस्यता या कोटा के रूप में जो भुगतान किया जाता है, तो उस भुगतान से ही जो IMF है वो कर्ज देता है, बाकी काम अपने करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड के 24 सदस्य शामिल हैं। अब हम बात कर रहे हैं ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड इन भोपाल। जैसा कि हम सबको पता है कि भोपाल का है मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो 21 मार्च को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ISSF वर्ल्ड कप इनॉग्रेटेड किया गया है। किसके द्वारा? तो मुख्य अतिथि थे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जो खेल महासंघ है उसके अध्यक्ष लुसियानो रॉसी और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष है रोनिंदर सिंह उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बाहर किसी भारतीय स्टेट में इस तरीके का प्रोग्राम यानी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस निशानेबाजी विश्व कप में 30 देशों के 200 से 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। और आपको बता दूं कि ISSF विश्व कप चैंपियनशिप इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और 1954 से हर 4 साल के बाद ये जो चैंपियनशिप है इसको आयोजित करा जाता है। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस बन गया है जिसका नाम है BNS शेख हसीना। इसका उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना के द्वारा। अच्छा, बांग्लादेश अपनी सेना को अत्याधुनिक संगठन के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, उसका विकास करना चाहता है। इसलिए वहां पर एक कार्यक्रम भी बनाया गया है जिसका नाम है फोर्सेस गोल 2030। इसके तहत ही पहले ही यानी 2017 में ही नौसेना के बेड़े में 2 पनडुब्बियां शामिल करी गई थी, BNS नवजात्रा और BNS जय जात्रा, और अब पनडुब्बी बेस भी बना लिया गया है। और इसके लिए आपको बता दूं कि पनडुब्बी बेस के लिए बांग्लादेश की सरकार ने चीन के साथ समझौता किया था सितंबर 2019 में, और ये बेस अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अगर हम बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसका जो आधिकारिक नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है, और जो मुद्रा है यहाँ पर हमें टका देखने को मिलती है। देखिए, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो मोजाम्बिक के बारे में बात कर रहे हैं। मोजाम्बिक का पोर्ट है मापुटो, ठीक है। वहां पर जो भारतीय INS सुजाता है उसने दौरा करा 19 से 20 मार्च के बीच में। स्पेशली क्यों करा गया है? तो मोजाम्बिक नौसेना के लगभग 40 कर्मियों ने क्रॉस डे प्रशिक्षण के लिए जहाज का दौरा करा है, यानी उनको ट्रेंड करने के लिए इस जहाज का प्रयोग किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो मापुटो मोजाम्बिक में INS सुजाता की यात्रा ने दोनों नौसेनाओं के बीच में जो आपसी सहयोग है और जो द्विपक्षीय संबंध है उसको मजबूत करने का भी काम करा है। INS सुजाता के बारे में बात करें तो स्पेशली जो इसका निर्माण किया गया था वो स्वदेश निर्मित है, यानी पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है, और एक अपतटीय गश्ती पोत है, यानी तटों पर गश्ती लगाता है ये पोत, ठीक है। और 3 नवंबर 1993 को भारतीय नौसेना में इसको कमीशन किया गया था, यानी शामिल किया गया था। और स्पेशली जो इसका उद्देश्य है क्या है, वो संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी करता है, अपतटीय गश्त का काम करता है, साथ में ही निगरानी मिशन के ऊपर के लिए एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। और इसको अब प्रशिक्षण के लिए यानी नौसेना के प्रशिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पर है? तो केरल के कोच्चि में ये है। अब हम बात कर रहे हैं बटरफ्लाई पार्क इन त्रिपुरा के बारे में, यानी त्रिपुरा में पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है जो भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिणी त्रिपुरा जिला है वहां का छोटा खोला गांव है, वहां पर वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। 2016 में 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और यहाँ पर 250 प्रजातियां पाई जाती हैं तितलियों की।
ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में त्रिपुरा ने कॉमन वर्ल्ड बिंग को राज्य तितली घोषित करा है, इस वजह से। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा है। राजकीय पक्षी यहाँ पे हरा शाही कबूतर, जिसको हम डुकुला एनिया कहते हैं, वो भी मिलेगा आपको। राजकीय जो वृक्ष है वो है आगर यानी एक्विलारिया मेलाकेंसिस, और साथ में राजकीय पुष्प यहाँ पर नागेश्वर मेसुआ फेरिया है। और सीमाएं, अगर हम त्रिपुरा की सीमाएं देखें तो मिजोरम, असम और बांग्लादेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने 20 मार्च को नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करा। प्रदर्शनी क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रदर्शनी का नाम है जेफरी बावा इट्स एसेंशियल टू बी देयर। इसका उद्घाटन करा है। स्पेशली मैं बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसके 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए इस तरीके की प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है। अच्छा, जो जेफरी बावा है वो कौन है? तो श्रीलंका के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, जिनका नाम है जेफरी बावा। उनके स्थापत्य कार्यों की प्रदर्शनी है ये। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उस प्रोग्राम के तहत आयोजित करा जा रहा है। 7 मई 2023 तक ये जो लोगों के लिए खुला रहेगा। देखिए, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए जो सेना प्रतिष्ठान है वहां पर बिजली उत्पन्न करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा गया है, जो एनटीपीसी यानी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ हैं मोहित भार्गव और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान के बीच में। स्पेशली ये जो परियोजना है वो बिल्ड ओन एंड ऑपरेट यानी बीओओ के मॉडल पर काम करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं बनाई जाएंगी, उनका विकास किया जाएगा, उनकी स्थापना किया जाएगा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से भारतीय सेना प्रतिष्ठानों के लिए। तो इसके लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा गया है। अब हम एनटीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनटीपीसी क्या है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी कौन सी है देख लेते हैं। तो देखिए, जो एनटीपीसी की पूर्ण रूप से सहायक कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। और साथ में ही आपको मैं बता दूं कि जो एनटीपीसी है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको 1975 में स्थापित किया गया था और पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है ये। अगर मैं इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो ये 4760 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। और इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बृहद जो प्लांट है एनटीपीसी का, वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जिला है वहां पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। और साथ में इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी इसके अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो कौन है? तो गुरदीप सिंह जी हैं। 2022 के लिए क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड नेपाली विकेटकीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, आसिफ शेख को दिया जा रहा है मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी यूके और बीबीसी द्वारा। स्पेशली 2022 में नेपाल और आयरलैंड के बीच में क्या हुआ था, T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ था और उसमें इन्होंने बहुत अच्छा व्यक्तित्व का, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किया था। और इसी के तहत इनके खेल आचरण की वजह से ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है आसिफ शेख को। मैं आपको बता दूं कि 2013 से जो एमसीसी और बीबीसी है उसने एमसीसी के अध्यक्ष थे और बीबीसी टेस्ट मैच के विशेष कमेंट्रेटर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। उनकी याद में ही ये अवार्ड, ये प्राइज बनाया गया है और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है, उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल भावना को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस बार किसको दिया जा रहा है? आसिफ शेख को दिया जा रहा है, जो नेपाल के विकेट कीपर हैं और बल्लेबाज हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच में बैठक हुई और 2 समझौतों पर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। वो समझौते कौन थे? तो जापानी भाषा में सहयोग ज्ञापन का नवीकरणीय, और दूसरा था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए 300 बिलियन येन के लिए
JICA ऋण पर नोटों का आदान प्रदान, इन 2 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इसी अवसर पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भारत को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, G7 क्या है? तो G7 7 जो विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देश हैं उनका एक समूह है। उसमें कौन कौन से देश शामिल है देख लेते हैं। तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसी बैठक में आमंत्रित किया गया है किसको? भारत को आमंत्रित किया गया है जापान की तरफ से। 2022 का जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी किसने करी थी? जर्मनी ने करी थी। और वो किस नंबर का G7 का शिखर सम्मेलन था? तो 48 नंबर का G7 का शिखर सम्मेलन था वो। संगीत अकादमी के द्वारा 2023 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? तो कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका हैं और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है बॉम्बे जयश्री, इनको चुना गया है। स्पेशली अगर इनके बारे में बात करें तो कर्नाटक संगीतकारों में सबसे अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं और इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने माता पिता से ली थी और बाद में TR बालमणि और वायलिन वादक थे लालगुडी जी जयरामन, उनसे इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। इनको वीणा भी आता है, शास्त्रीय नृत्य भी आता है, हिंदुस्तानी संगीत भी इनको आता है। साथ में ही अपनी मधुर आवाज और ध्यान शैली के लिए ये विशेष रूप से जानी जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बात करूं संगीत कला निधि के बारे में तो 1942 में ये अस्तित्व में आया था और स्पेशली जो संगीतकार हैं उनकी संगीत कला निधि की उपाधि से संगीतकारों को इसमें जो है सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है ये संगीत कला निधि पुरस्कार। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और स्पेशली इसमें एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र, जिसको कर्नाटक में या कन्नड़ भाषा में विरुडु पत्र कहते हैं, शामिल किया जाता है। ये तस्वीर अनूप बागची की है और इनको अभी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के लिए नामित किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे NS कन्नन की और 5 साल के लिए इनको MD और CEO के रूप में नामित किया गया है। जो वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में और अधिक समस्याओं को रोकने के लिए स्विस सरकार ने UBS और क्रेडिट स्विस के बीच में एक शॉटगन मर्जन का आयोजन किया है और इसलिए ही जो संकटग्रस्त जो क्रेडिट स्विस है उसको 3.2 अरब डॉलर में खरीदा जा रहा है UBS के द्वारा। जयंती चौहान जो वर्तमान में बिस्लेरी की उपाध्यक्ष हैं वो अब क्या हो गई है? जो बिस्लेरी इंटरनेशनल है उसकी अध्यक्ष बन गई हैं। इसकी घोषणा किसके द्वारा करी गई थी? तो रमेश चौहान के द्वारा करी गई थी, जो चेयरमैन है बिस्लेरी कंपनी के। ठीक है, और साथ में आपको बता दें कि ये घोषणा तब करी गई जब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा बिस्लेरी इंटरनेशनल को खरीदने की प्रक्रिया बंद कर दी गई, उसके बाद से ऐसा करा गया। अगर मैं बिस्लेरी के बारे में बात करूं तो एक इंटरनेशनल भारतीय कंपनी है ये। रमेश चौहान ने 1970 के दशक में इस कंपनी की स्थापना करी थी और अब पूरी दुनिया में ये बिस्लेरी ब्रांड के नाम से मशहूर है। साथ में आपको बता दें कि इसके पास 150 संचालनीय संयंत्र है, यानी 150 संयंत्रों के माध्यम से ये काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या 6000 है और 7500 इसके पास वितरण ट्रक है जिसके माध्यम से ये सप्लाई करती है अपने वाटर का, यानी अपनी बॉटल्स का। देखिए 2023 के लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है और छठे साल भी इसको ये उपाधि मिल गई है। अच्छा, हम कैसे देखते हैं कि सबसे ज्यादा खुश होने वाला देश कौन सा है? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, वो क्या है? तो सामाजिक सहायता, धन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, चैरिटी और भ्रष्टाचार की अभाविता, यानी भ्रष्टाचार नहीं होना, इन सब बेसिस पे हम कहते हैं कि वो देश खुश है। तो इस रैंकिंग में सबसे ऊपर फिनलैंड है और लगातार छठी बार ये इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है। इसके बाद डेनमार्क आता है, आइसलैंड आता है, इजराइल है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लग्जमबर्ग है और न्यूजीलैंड है। और भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो 146 देशों की सूची में भारत 125वें नंबर पर है। हालांकि भारत की रैंकिंग में 9 स्थानों का सुधार हुआ है 2022 की अपेक्षा। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि G20 के बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, तो हम सबको पता है कि अभी अर्बन 20 और यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की भी जो बैठक हुई है वो हुई है।
तो अर्बन 20 और यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की मदद से नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023 भारत में एक आगामी कार्यक्रम है जो आयोजित किया जाएगा और जिसका उद्देश्य ये है कि युवाओं और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाया जाए। मतलब यह है कि युवाओं और सरकारी नेताओं के बीच जो क्रॉस लर्निंग है उसका अवसर प्रदान किया जाए युवाओं को। युवा जो है नेताओं से कुछ सीखें, क्रॉस लर्निंग करें, और इसके लिए ही एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के उदयपुर में सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हो रही है। कितने दिन तक ये बैठक चलेगी? तो 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और जो स्पेशली वैश्विक विकास और स्थिरता के ऊपर बात करेगी। दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। फिर से कल मुलाकात होगी 23 मार्च के करंट अफेयर के साथ में। जो भी मटेरियल या जो भी कंटेंट है उसको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहां पर जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके बहुत सारे साथ के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपके नोन में कोई स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड है, तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस लिंक को जरूर पहुंचाइए। निश्चित ही मेरे चैनल के माध्यम से उनको हेल्प मिलेगी। Okay, take care and bye bye.